प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम मानव स्वास्थ्य और रोग पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, पिछली कई सीरीज इस चैप्टर की वीडियो के रूप में डाली जा चुकी हैं। आज बड़ा इम्पोर्टेंट डिजीज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड के बारे में बताया है। आज डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है और पूरे विश्व में लगभग करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं प्रतिवर्ष और लाखों तो मौत के घाट को भी चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है। और वो खतरनाक बीमारी है मलेरिया। मलेरिया को बताने से पहले उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूंगा। सबसे पहले 1880 में फ्रांसीसी चिकित्सक लेवरोन ने मलेरिया रोगी के रक्त में मलेरियल परजीवी की उपस्थिति बताई कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। उसके बाद सर डॉक्टर रोनाल्ड रोश ने मच्छरों और मलेरिया का संबंध स्थापित किया और प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हमारे देश में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिनाइन टर्शियन मलेरिया फैलाता है, अर्थात 48 घंटे बाद कपकपी के साथ, ठंड के साथ बुखार चढ़ता है। जबकि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं, वो भी प्राय 48 घंटे बाद ही दोहराता है। तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, जो क्वार्टर मलेरिया कहलाता है और ये 72 घंटे बाद रिपीट होता है। जबकि भारत में प्लाज्मोडियम ओवेल बहुत कम मरीजों में देखने को मिलता है। प्राय ये तीन ही, अर्थात प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, यही तीन मुख्य पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल के बहुत कम मरीज देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मुख्यतः मलेरिया परजीवी का रोगजनक क्या है। मलेरिया परजीवी प्राय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जिन्हें हम ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, जहां वर्षा प्राय सीजनल होती है, शुष्क मौसम भी होता है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत आयत रूप में पाया जाता है। कई लाख लोग प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं। अब बात आती है कि मलेरिया फैलता कैसे है, मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया का वाहक है एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर, और ये होता है जो अपना प्रोटोजोन्स है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स है, जिसकी 4 वैरायटी भारत में पाई जाती है। अभी मैंने बताया भी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। प्राय भारत में 3 मुख्य रूप से पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल भारत में बहुत कम पाया जाता है। ये सभी प्रजातियां डाइजेनिक लाइफ साइकिल अपना करती हैं, अर्थात द्विहोस्ट, 2 होस्ट में, जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मनुष्य में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मादा एनाफिलीज मच्छर में पूरा करती हैं। सामान्य रूप से मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी मलेरिया रोगी को काट कर उसका खून चूस के आती है और वो फिर किसी स्वस्थ आदमी को बाइट करती है, काटती है, तो स्वस्थ आदमी में उसके जो गैमेट्स हैं, जो स्पोरोजोइट्स हैं, वो चले जाते हैं और वो फिर रक्त के सहारे मनुष्य के लीवर तक पहुंच जाता है। वहां से पूरी जो आरबीसी है उनको इफेक्टेड करता है और उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, WBC की। उस कंडीशन में आदमी को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, कपकपी बननी शुरू हो जाती है। समझ लीजिए कि आपको मलेरिया प्रभावित कर गया है। सामान्य रूप से
जो लक्षण है उसमें सबसे पहला लक्षण यही है कि कपकपी के साथ तेज बुखार आता है। कभी कभी ठिठुरन बहुत होती है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है, अर्थात गर्म अवस्था होती है, जिसमें तापमान 105-6 डिग्री तक शरीर का हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को बैठे बैठे तेज पसीना आना शुरू हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो इस तरह से इसके ये लक्षण भिन्न लक्षण है, ये दिखाई दें तो निश्चित रूप से मलेरिया का टेस्ट करा लेना चाहिए। बुखार से क्योंकि लंबा चलता है, कम से कम 8-10 दिन 15 दिन तक भी कभी कभी चलता है, तो कमजोरी आ जाती है, नींद कम आना, उल्टी होना, अस्वस्थता मनुष्य महसूस करता है। प्राय संक्रमण की विधि जो है वो यही है कि एक मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी रोगी मलेरिया रोगी को काट करके बाइट करके आती है और वो किसी स्वस्थ आदमी के ऊपर बाइट करती है, तो उसके स्पोरोजोइट्स उसमें पहुंच जाते हैं। बात आती है परजीवी का जीवन चक्र, क्योंकि जो मच्छर की लार में स्पोरोजोइट्स हैं, गैमेट्स हैं, मलेरिया की संक्रमण अवस्था है जिसे स्पोरोजोइट्स कहते हैं, वो मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है और रक्त के सहारे वो धीरे से यकृत में और यकृत से फिर पूरी बॉडी में रक्त में पहुंच जाता है। वहां स्थिति खतरनाक हो जाती है, WBC की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी को ठिठुरन होना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोशिकाओं के फटने से हीमोजोइन नामक विषाक्त पदार्थ रक्त में मुक्त हो जाता है और वो विषाक्त पदार्थ भी मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, अर्थात उससे भी कपकपी, ठंड लगना, उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो जाना, ये हो जाता है। प्राय 3 से 4 दिन बाद मलेरिया रिपीट जरूर होता है, यानी कि 48 से 72 घंटे में कोई सा भी मलेरिया हो वो रिपीट करता है। और प्राय इसकी वजह से जो प्रभावित हमारे शरीर का रक्त का भाग होता है वो है आरबीसीज, लाल रक्त कणिकाएं। प्राय जो मलेरिया परजीवी है इसकी एक बहुत पुरानी दवा है जिसे कुनैन की दवा कहते थे, कुनैन की गोली कहते थे, जो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है, वो आज भी प्रभावकारी है और सर्वप्रथम उसी गोली को देकर के इसका टेस्ट किया जाता है। कुछ और भी अमीबीय डिजीज हैं आदमी के अंदर जो एंट अमीबा द्वारा फैलती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो जातियां हैं वो मनुष्य में रोगकारी हैं, वो भी एक परजीवी प्रोटोजोन्स है, हमारी आंत्र में पाया जाता है और हमारी आंत्र को ही नुकसान पहुंचाता है। होता क्या है कि इतनी ज्यादा संख्या में वो हो जाते हैं आंत्र में कि कई बार आंत्र में छेद कर देते हैं, आदमी को भूख लगना बंद हो जाता है, उसका डाइजेशन प्रभावित होता है। गुच्छे के रूप में छोटे छोटे ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है गुच्छे के रूप में निकलते हैं। हालांकि ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में हो जाते हैं। होता क्या है कि मनुष्य को दस्त के रूप में पतली टॉयलेट आनी शुरू हो जाती है, घंटे में कई बार आ जाती है, कई बार दिन में कई बार आ जाती है, और कभी कभी स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि वो खूनी पेचिश के रूप में भी बदल जाती है जब एंट अमीबा अधिक मात्रा में शरीर में सक्रिय होते हैं। इसके बाद आते हैं कर्मीजन्य रोग, हेलमेंथ्स डिजीज। सबसे पहले है एस्केरियासिस, जिसे हम पेट का केंचुआ भी कहते हैं। गौल कृमि होता है, दोनों सिरों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक की लंबाई इसकी होती है। ये भी मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है और ये मलमुखी मार्ग अपनाता है, अर्थात मल में, मनुष्य के मल से फैलता है। जो कच्ची सब्जियां होती हैं, प्राय होता क्या है कि लाए बाजार से और वो खानी शुरू कर दी, उसको अच्छी तरह से धोइए, नमक के पानी में 2-3 घंटे तक डालिए, ताकि जो संक्रमणकारी इस तरह के
जीव उस पर लगे हुए हैं वो मर जाएं, और तब उसको आप साफ करके अच्छी तरह से खाएं। तो ये इस रोग का संचरण भी मल मुखी मार्ग इसको कहते हैं, हम मल के द्वारा मुख से शरीर में जाना मलमुखी मार्ग कहलाता है। होता क्या है, इसमें भी सबसे पहला इसका लक्षण है कि आदमी का ऐसा हर वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे उल्टी लग रही हो, जी मिचलाता रहता है, और भूख नहीं लगती उसको, क्योंकि भूख कहां से लगनी है, तो थोक में जब पेट में आंत्र को ठप कर देते हैं, बिल्कुल हुक की तरह से लपेट जाते हैं। एस्केरिसिस में हुक होते हैं, इनकी इंटेस्टाइन जो है वो अपने आप ही हमारे जो पाचित भोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, चूसती रहती है। इसे हम डिफ्यूजन मेथड भी कहते हैं, विषण दाब भी कहते हैं। उसके द्वारा ये हमारे शरीर से हमारा पाचित भोजन लेती रहती है। तो आंत्र का मार्ग अवरुद्ध कर देती है, भूख नहीं लगती। कई बार तो इतनी ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, एक मादा एस्केरिसिस जो है पूरे जीवन काल में अपने 2.5 से 3 लाख तक अंडे देती है, और वो मैच्योर होने के बाद आदमी की पूरी उसकी इंटेस्टाइन डाइजेशन सिस्टम को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा इसी में फाइलेरियसिस है, एलिफेंटिसिस जिसे हम कहते हैं, फाइलेरिया हाथी पांव का रोग भी इसे हम कहते हैं। कटिबंधीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है, वूचेरिया ब्रोंकेफ्टी द्वारा फैलता है। वूचेरिया ब्रोंकेफ्टी जो उसके द्वारा ये फैलता है, और ये भी इसका जो संचरण का तरीका है वो भी क्यूलेक्स मच्छर है। यानी वहां हमने एनाफ्लीज मच्छर देखा मलेरिया में, यहाँ क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा ये फैलता है, और होता क्या है कि मनुष्य की इस फाइलेरियसिस में, या हाथी पांव भी इसे कहते हैं, एलिफेंटिसिस भी इसे कहते हैं, आदमी का जो आर्टरी विनस सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, और पैर जो है फूल करके हाथी के पैर के जितना मोटा हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज को सामान्य ग्रामीण भाषा में, कॉमन भाषा में एलिफेंटिसिस या हाथी पांव की बीमारी कहते हैं। प्राय कभी कभी रोग प्राण घातक नहीं होता, लेकिन अधिक असुविधा के कारण, असहजता के कारण आदमी को ऐसा महसूस होता है कि वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, वो सुसाइड कर लेता है। हालांकि ये मृत्यु कारक रोग नहीं है। इन सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी, कि हम मच्छरों से कैसे बच के रहें, कच्चे पदार्थ खाएं तो उन्हें किस तरह से साफ सुथरा धो करके खाएं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं आज की वीडियो में जो हमने मलेरिया परजीवी के बारे में, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, और जो मलेरिया बुखार के बारे में, हेलमेंथ्स डिजीज के बारे में, एस्केरियासिस के बारे में, और फाइलेरियसिस के बारे में बताया है, आप लोग इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चल रहा है। नेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे जो फंगल डिजीज है, अर्थात जो कवकों से होने वाली बीमारी है, उनका अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें वीडियो को। कोई कमेंट्स है तो आप भेजिए, मैं आपकी समस्या हल करूंगा, और आप हमारे साथ बने रहिए। जस्ट अभी मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं अभी से, ताकि आप लोग सचेत हो जाएं। दिसंबर के 1st या 2nd वीक में हम क्वेश्चन सीरीज डालेंगे 12th की और 10th की, तो आप लोग तैयार रहिए। लेकिन उससे पहले अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए, ताकि आप लोग उन क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से ये जांच सकें कि हमारी कितनी तैयारी हो गई है। धन्यवाद।